साल 1815 में जब नेपोलियन को देश से निकालकर किसी आइलैंड पर भेज दिया गया था, तब एक रात किसी तबाह हो चुके शिप से निकलकर एक औरत जिंदा बचने की कोशिश कर रही थी। उसे बचाने के लिए एडमंड दांते नाम का एक सेलर समंदर में कूद गया और उस औरत को बचाकर उसे अपनी शिप में ले आया। मगर एडमंड का कैप्टन दंगलार उसकी इस हरकत से खुश नहीं था, क्योंकि उसने एडमंड को समंदर में कूदने से मना किया था। एंजेला नाम की उस औरत के पास नेपोलियन की चिट्ठी थी, जिसे कैप्टन ने अपने पास रख लिया। एंजेला वो चिट्ठी मांगती रही, क्योंकि उस चिट्ठी में उसके एक मिशन के बारे में लिखा था, पर चिट्ठी के बदले कैप्टन उससे चांदी के सिक्के मांगने लगा। एंजेला ने बताया कि अगर उस चिट्ठी के बारे में उसने किसी को बताया तो एंजेला के कुछ दोस्त हैं जो उसे ढूंढकर जान से मार देंगे। शहर पहुंचकर एंजेला ने एडमंड का शुक्रिया अदा किया और उसे अलविदा कहा। दंगलार ने शिप के मालिक मोरेल को एडमंड की इस हरकत के बारे में बताते हुए कहा कि उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए, पर मोरेल एडमंड की इस बहादुरी से इम्प्रेस हो गया और उसने दंगलार को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि समंदर में फंसे लोगों की जान बचाना एक कैप्टन की जिम्मेदारी होती है। मोरेल ने एडमंड को अपने पोते से मिलवाया और बताया कि आज से वो मोरेल की शिप का कैप्टन है, और ये सुनकर एडमंड बहुत खुश हो गया। अपनी मंगेतर मर्सिडीज को ये बात बताने के लिए एडमंड जल्द से जल्द अपने घर लौटा। प्रमोशन मिलते ही वो शादी की तैयारी में लग गया और इसी बारे में बात करने वो अपने पिता के पास गया। उसके पिता लुई ये जानकर बहुत खुश हुए कि एक रईस खानदान के नौकर का बेटा अब एक कैप्टन बन गया है। हर कोई इस बात का जश्न मना रहा था, पर लुई जानता था कि उसे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना होगा। कोई भी मर्सिडीज और एडमंड के रिश्ते के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि लुई मर्सिडीज के पिता के लिए ही काम करता है और उनके प्यार से अनजान मर्सिडीज का कजिन फर्नांड ये जानकर हैरान हो गया कि मर्सिडीज और एडमंड शादी करके उसे शादी का विटनेस बनाना चाहते हैं। फर्नांड खुद मर्सिडीज से प्यार करता था, इसलिए उसका दिल टूट गया और जल्द ही उन दोनों की शादी का दिन आ गया। उस दिन एडमंड का हर सपना पूरा होने जा रहा था, मगर शादी के बीच ही पुलिस वाले एडमंड को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। एडमंड पर आरोप था कि वो नेपोलियन के लिए काम करता है, मगर प्रोसिक्यूटर जेरार्ड के आगे एडमंड कहता रहा कि वो बेगुनाह है। इस आरोप को साबित करने के लिए जेरार्ड ने वो चिट्ठी बताई जो उस औरत के पास थी जिसे एडमंड ने बचाया था, मगर एडमंड ने वो चिट्ठी पहले कभी देखी तक नहीं थी और वो चिट्ठी जेरार्ड को देने वाला कोई और नहीं दंगलार था। जेरार्ड का कहना था कि बेगुनाही साबित करने के लिए उसे उसी औरत एंजेला के बारे में उसे बताना होगा, मगर उसके नाम के अलावा एडमंड और कुछ नहीं जानता था। दंगलार और फर्नांड से पूछताछ शुरू की गई और उन दोनों के साथ मिलकर जेरार्ड ने एडमंड को फंसाने का प्लान बनाया। उसने फर्नांड से यही कहा कि एडमंड सचमुच गद्दार है और फर्नांड ने उसे सजा दिलवाने के लिए हामी भरी। एडमंड समझ नहीं पाया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और वो अपने आप को गिरफ्तारी से बचा नहीं पाया। मर्सिडीज एडमंड को बचाना चाहती थी, मगर वो भी कुछ नहीं कर पाई। सच ये था कि एंजेला जेरार्ड की ही बहन है और उसने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए और एंजेला का सच छुपाने के लिए एडमंड को बलि का बकरा बनाया। एंजेला ने कहा कि अगर उसने एडमंड को रिहा नहीं किया तो वो दंगलार को उसके और दंगलार की पत्नी विक्टोरिया के अफेयर के बारे में सब कुछ बता देगी। मगर उसका मुंह बंद करने के लिए जेरार्ड ने अपनी ही बहन को जान से मार दिया। एडमंड को एक ऐसे आइलैंड की कालकोठरी में बंद कर दिया गया जिस आइलैंड के बारे में कोई नहीं जानता था और वो सजा काटते हुए अकेलेपन में अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करता रहा। अचानक एक दिन उसे किसी की आवाज सुनाई दी और तब उसकी मुलाकात आब्बे फारिया नाम के एक आदमी से हुई जो उसी जगह सालों से सजा काट रहा है। फारिया ने बताया कि एडमंड को वहां आए 4 साल बीत गए हैं और ये जानने के बाद एडमंड छिपते छिपाते फारिया तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। आखिरकार वो फारिया तक पहुंच गया और उस दिन से फारिया ने एडमंड को अलग अलग भाषाएं, साइंस और अलग अलग कल्चर्स के बारे में सिखाना शुरू किया। उस दिन से लेकर 8 सालों तक फारिया उसे सब कुछ सिखाता रहा और एडमंड उसकी मदद से वहां से भाग निकलने की तैयारी करने लगा। फारिया ने उसे उस खजाने का लोकेशन भी बताया जो मॉन्ट क्रिस्टो नाम के आइलैंड पर छुपा हुआ है और वो दोनों सुरंग के रास्ते से निकलने की कोशिश करने लगे, मगर इसी कोशिश में फारिया बुरी तरह घायल हो गया और उसने मरने से पहले कहा कि भगवान ने एडमंड को उसकी जिंदगी में इसलिए भेजा होगा ताकि फारिया किसी को सही रास्ता दिखाकर अपने पाप धो पाए और अपना यही काम करके मॉन्ट क्रिस्टो के बारे में याद दिलाकर फारिया की मौत हो गई। जल्द ही पहरेदार को उसकी मौत के बारे में पता चला और उसने लाश को समंदर में फेंकने की तैयारी की, मगर लाश की जगह लेकर एडमंड उस बैग में चला गया और इससे पहले कि सच बाहर आता
वो समंदर के रास्ते भाग निकलने में कामयाब हुआ। आजाद होकर वो अपने घर लौटने की कोशिश करने लगा। वो अपने घर तो पहुंच गया, पर उसे पता चला कि उसके पिता लुई की कई सालों पहले मौत हो चुकी है। लुई को किसी ने बताया था कि एडमंड मारा गया है और उस दिन से लुई ने खाना पीना छोड़ दिया था और इसी अनशन की वजह से उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, मर्सिडीज भी फर्नांड से शादी करके पेरिस चली गई है, जहां वो दोनों अपने बेटे के साथ रहते हैं। एडमंड की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और क्योंकि उसके पास वहां रहने की कोई वजह नहीं बची, वो मॉन्ट क्रिस्टो का सफर तय करने का फैसला ले बैठा। फारिया के बताए रास्ते पर जाकर एडमंड उस जगह तक पहुंचने में कामयाब हुआ जहां खजाना छुपा कर रखा गया था और उस खजाने का मालिक और मॉन्ट क्रिस्टो का राजा बनकर वो 1 साल बाद किसी पादरी के भेष में अपने शहर लौट कर आया। उसने स्टीफन नाम के उस आदमी से बात की जिसने दंगलार से डरकर एडमंड के खिलाफ गवाही दी थी और उसे पता चला कि दंगलार के साथ साथ फर्नांड ने भी उसे फंसाया था क्योंकि वो मर्सिडीज को पाना चाहता था। मॉरल वो इकलौता इंसान था जो एडमंड को बचाना चाहता था, पर दंगलार ने उसे भी बर्बाद कर दिया और उसके सारे शिप्स हथियाकर उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। ये बात भी सामने आई कि एंजेला अब भी जिंदा है, मगर उसे मौत से बदतर जिंदगी देकर जेरार्ड ने उसे प्रोस्टिट्यूशन की दुनिया में धकेल दिया था। सच जानने के बाद एडमंड ने बदला लेने का फैसला किया और सबसे पहले उसने एंजेला को ढूंढा जो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। एंजेला ने बताया कि उसने जेरार्ड के खिलाफ आवाज उठाई थी, फिर भी वो एडमंड को बचा नहीं पाई, मगर उसने सालों पहले जेरार्ड और दंगलार की पत्नी विक्टोरिया के नाजायज बेटे आंद्रे को बचा लिया था, जिसे वो लोग जिंदा दफनाने की कोशिश कर रहे थे। एंजेला ने आंद्रे को एक अनाथ आश्रम में छुपा दिया था और अगले ही दिन वहां जाकर एडमंड आंद्रे से मिला। उसने आंद्रे को गोद लेकर उसे राजकुमार एंड्रयू का नाम दिया और उसे अपने बदले के प्लान में भी एक अहम किरदार बना दिया। एंड्रयू भी उन तीनों मर्दों से बदला लेने के लिए तैयार हो गया जिन्होंने एडमंड और उसकी जिंदगी बर्बाद की थी और इस बात को 5 साल बीत गए। पेरिस में फर्नांड एक इज्जतदार पुलिस वाला था जो अपनी पत्नी मर्सिडीज और बेटे एल्बर्ट के साथ जी रहा था, मगर वो ये नहीं जानता था कि अब वो इंसान उसकी जिंदगी में लौट आया है जिसे वो कब का भुला चुका है। उसी रात एक प्लान बनाकर एडमंड ने एल्बर्ट को एक नकली चोर का पीछा करने पर मजबूर किया और उसे कुछ गुंडों के आगे भेज दिया। एडमंड ने एल्बर्ट को उन गुंडों से बचाने का नाटक करके उसका भरोसा जीत लिया और अपनी एक निशानी वहां छोड़कर वो अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। जैसा उसने प्लान किया था बिल्कुल वैसा हुआ और अगले ही दिन निशानी का पीछा करके फर्नांड एल्बर्ट के साथ उससे मिलने उसके घर आ पहुंचा। अपना भेष बदलकर एडमंड उनके सामने आया और मॉन्ट क्रिस्टो के राजा से मिलकर फर्नांड को लगा कि उसकी एक ऐसे राजा से दोस्ती हो गई है जिससे वो पहले कभी मिला ही नहीं। एडमंड एल्बर्ट के सामने हेडी नाम की एक खूबसूरत लड़की को लाया और प्लान के मुताबिक एल्बर्ट को उससे प्यार होने लगा। एडमंड ने एल्बर्ट के दिलो दिमाग में हेडी को डालने के लिए ये भी कहा कि उसे हेडी से दूर रहना होगा क्योंकि वो हर किसी का दिल तोड़ती है। जैसा एडमंड ने प्रैक्टिस किया था, प्लान बिल्कुल उसी तरह आगे बढ़ता जा रहा था और अब चीजें आगे बढ़ाने के लिए वो एंड्रयू को अपना बेटा और राजकुमार बताकर दुश्मनों के सामने ले आया। कोई भी एडमंड या एंड्रयू को पहचान नहीं पाया और दंगलार की बेटी यूजीनी को प्यार में फंसाने का काम शुरू किया गया। एडमंड ने फर्नांड के साथ अब दंगलार और जेरार्ड से भी दोस्ती कर ली और सबको इम्प्रेस करके एंड्रयू यूजीनी के करीब जाने लगा। अब वो वक्त आ गया जब एडमंड अपने खोए हुए प्यार के सामने जाने वाला था और जब वो मर्सिडीज के सामने गया तो मर्सिडीज ने उसे पहचान लिया। किसी तरह अपने आंसुओं को रोककर उसने ये राज छिपा कर रखा, पर वो ये सोचकर डरने लगी कि एडमंड उसके बेटे के साथ कुछ गलत करने वाला है। एडमंड ने हेडी को अपने प्लान में इसलिए शामिल किया था क्योंकि उसके साथ भी फर्नांड ने कुछ गलत किया था और हेडी उस आदमी को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उस रात अपने दुश्मनों के साथ वक्त बिताने के बाद एडमंड ने एल्बर्ट को पेरिस आने के लिए कहा और जैसे ही वो वहां से निकलने लगा उसके सामने मर्सिडीज आ गई। उसने कहा कि एक बार के लिए मर्सिडीज उसे वो इंसान समझने लगी थी जिसे उसने सालों पहले खो दिया था, मगर उसकी बातें सुनने के बाद एडमंड को एहसास हुआ कि अब मर्सिडीज के दिल में उसे खोने का दर्द नहीं बचा। एल्बर्ट अब हेडी से अकेले मिलने लगा और एडमंड को लगने लगा कि शायद हेडी एल्बर्ट को पसंद करने लगी है। इसलिए एडमंड ने उसे याद दिलाया कि एल्बर्ट के पिता ने हेडी के पिता को जान से मारा था। एडमंड ने अपने दुश्मनों को उसी बंद पड़े घर में बुलाया था जहां विक्टोरिया और जेरार्ड ने एंड्रयू को दफनाया था और उस घर को देखकर वो दोनों घबराने लगे। एडमंड और एंड्रयू ने सबको बताया कि ये घर उसने इसलिए खरीदा था क्योंकि सालों पहले यहाँ एक बच्चे की मौत हुई थी और कहा जाता है कि आज भी उस बच्चे की आत्मा उसी घर में मौजूद है। विक्टोरिया ये सुनकर और डर गई।
पर जेरार्ड ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडमंड ने एक झूठी भूतिया कहानी सुनाई जिसकी वजह से विक्टोरिया और जेरार्ड पछतावे और डर में डूबने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने गार्डन में दफनाया हुआ वो बॉक्स बाहर निकाला जिसमें एंड्रयू हुआ करता था। और जेरार्ड ये देखकर हैरान हो गया कि उस बॉक्स में आंद्रे की लाश नहीं है। जेरार्ड और विक्टोरिया यही सोचकर डरने लगे कि उनका बेटा शायद जिंदा है। जेरार्ड ने विक्टोरिया से कहा था कि उसका बच्चा पैदा होते ही मर गया था और विक्टोरिया ये नहीं जानती थी कि उसे जिंदा दफनाया जा रहा था। जेरार्ड ने इस बात को छुपाकर ठान लिया कि वो मॉन्ट क्रिस्टो के इस राजा की सच्चाई ढूंढ कर निकालेगा और ये भी एडमंड के प्लान का हिस्सा ही था। वो चाहता था कि जेरार्ड उसका सच ढूंढते हुए उस ब्रिटिश आदमी के पास जाए जो मॉन्ट क्रिस्टो के बारे में जानता है और जो एडमंड के मुताबिक उसी का दुश्मन है। मगर वो आदमी कोई और नहीं, एडमंड खुद था। उस नकली ब्रिटिश आदमी से बात करके जेरार्ड बेफिक्र हो गया और यही सही वक्त था उस पर हमला करने का। एंड्रयू और हेडी दोनों ने अपना काम आगे बढ़ाते हुए प्यार का नाटक शुरू कर दिया। एंड्रयू पर भरोसा करके यूजीनी ने उसे बताया कि वो सुजैन नाम की एक लड़की से प्यार करती है। ये सच बाहर आने के बाद एडमंड ने स्टीफन का इस्तेमाल करने की तैयारी की और जैसे ही एल्बर्ट हेडी के प्यार में पूरी तरह पागल हो गया, वो हेडी को एक पार्टी में उसके सामने लाया। उसी पार्टी में मर्सिडीज ने एडमंड के साथ वक्त बिताने की कोशिश की और उसका शक सही साबित हुआ। वो समझ गई कि ये आदमी सचमुच एडमंड है। वो बातें करते हुए उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करने लगी और ये भी समझ गई कि एडमंड इस बात से नाराज है कि मर्सिडीज ने उसका इंतजार नहीं किया। कुछ देर बाद ये खबर फैलने लगी कि दंगलार की शिप्स चोरी हो गई है। ये एक नकली खबर थी जो एडमंड ने स्टीफन की मदद से फैलाई थी और इस खबर के बाहर आते ही दंगलार के सारे शेयर्स स्टॉक मार्केट में डूबने लगे। जल्द ही फर्नांड ने अपने दोस्त की मदद से इस झूठी खबर का पर्दाफाश किया। इस मौके का फायदा उठाकर दंगलार एडमंड के पास $500 मिलियन कर्ज लेने आ पहुंचा, क्योंकि उसे लगा कि एडमंड यानी कि मॉन्ट क्रिस्टो का राजा यही सोच रहा है कि दंगलार सचमुच बर्बाद हो गया है। इसी के साथ उन सब ने उस ब्रिटिश आदमी के खिलाफ केस कर दिया जिसके न्यूज़पेपर में ये झूठी खबर फैली थी और जो मॉन्ट क्रिस्टो का दुश्मन है। उसी केस की सुनवाई के दौरान एंड्रयू ने सबके सामने अपनी सच्चाई बता दी और सबको जेरार्ड की करतूत के बारे में पता चला। एक बार के लिए एंड्रयू को झूठा ठहराने के बाद जेरार्ड ने अपना गुनाह कबूल किया ताकि एंड्रयू विक्टोरिया की पहचान दुनिया के सामने ना लेकर आए और इस तरह एडमंड और आंद्रे यानी कि एंड्रयू का बदला पूरा हुआ। वहाँ से निकलने से पहले एंड्रयू ने यूजीनी से माफी मांगी और कहा कि विक्टोरिया यूजीनी के साथ साथ उसकी भी माँ है। सुनवाई के तुरंत बाद एडमंड ने दंगलार को ये बताया कि कर्ज लेते वक्त जिस कागज पर उसने साइन किया था उस कागज के मुताबिक अब दंगलार की पूरी जायदाद उसकी हो चुकी है और दंगलार पूरी तरह बर्बाद हो गया है। जेरार्ड बदनामी के साथ गिरफ्तार हो रहा था मगर एंड्रयू ने एंजेला की मौत का बदला लेते हुए उसे सबके सामने जान से मार दिया और ऐसा करने के बाद वो खुद भी मारा गया। हेडी और एडमंड समझ नहीं पाए कि उसने ऐसा क्यों किया, पर अब देर हो चुकी थी और हेडी एडमंड से नफरत करने लगी थी। उसका कहना था कि ये सब कुछ एडमंड की वजह से हुआ क्योंकि उसने एंड्रयू यानी कि आंद्रे को सिर्फ नफरत करना सिखाया था। हेडी इस बदले को पूरा करने के लिए अब तैयार नहीं थी, इसलिए उसने एल्बर्ट को दूर रहने के लिए कह दिया। मगर एल्बर्ट अपने आप को हेडी से दूर रख नहीं पाया। हेडी भी उससे प्यार करने लगी थी, इसलिए कुछ भी बुरा होने से पहले उसने एल्बर्ट के साथ वहाँ से भाग निकलने का फैसला किया। एडमंड चाहता था कि एल्बर्ट को हेडी की सच्चाई बताई जाए और हेडी ने उसे बता दिया कि उसके पिता को एल्बर्ट के पिता ने धोखा देकर जान से मारा था, ये जानकर कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। एल्बर्ट ने एडमंड को लड़ाई की चुनौती दी और वहाँ से चला गया, मगर हेडी ने एडमंड से साफ साफ कह दिया कि अगर उसने एल्बर्ट को चोट पहुँचाई तो वो उसे जान से मार देगी। उसी रात मर्सिडीज ने भी एडमंड से कहा कि वो एल्बर्ट को नहीं मार सकता। मर्सिडीज ने अपने किए के लिए माफी मांगी और कहा कि उसका बदला लेना जायज है, पर एल्बर्ट मासूम है और तब एडमंड ने वादा किया कि वो एल्बर्ट को नहीं मारेगा। मर्सिडीज का कहना था कि वो एडमंड के पास लौट आएगी, पर एडमंड ने उसे अब हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अपना वादा पूरा करते हुए एडमंड ने लड़ाई के दौरान एल्बर्ट को चोट नहीं पहुंचाई, मगर एडमंड को अपने सामने जिंदा देखकर हेडी को लगा कि उसने एल्बर्ट की जान ले ली है। कुछ देर बाद एल्बर्ट को अपने सामने देखकर उसे राहत मिली और एडमंड ने उन दोनों को वहाँ से दूर जाकर साथ रहने की सलाह दी। अंत में एडमंड की सच्चाई पता चलने पर फर्नांड उसे मारने उसके घर आ पहुंचा और पहली बार अपने असली रूप में एडमंड उसके सामने आया। जिस आदमी को एडमंड ने अपना भाई माना था, आज उसी से वो बदला लेने जा रहा था। वो निराश तो था, पर उसने अपने आप को रोका नहीं
और उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में फर्नांड उस पर भारी पड़ रहा था, पर एडमंड ने हार अब भी नहीं मानी। एडमंड खुद भी बुरी तरह घायल हो गया था, मगर जैसे ही वो फर्नांड को मारने वाला था, उसे एहसास हुआ कि उसे मारने से एडमंड उससे नफरत करना बंद कर देगा। इसलिए अपनी नफरत को जिंदा रखने के लिए उसने फर्नांड को जिंदा छोड़ दिया। उस इलाके को हमेशा के लिए छोड़कर उसने मर्सिडीज के लिए एक आखिरी चिट्ठी छोड़ी और बताया कि वो अपनी आखिरी सांस तक मर्सिडीज से ही प्यार करता रहेगा। उसने ये भी बताया कि वो एल्बर्ट और हेडी को अपने साथ ले जा रहा है ताकि वो दोनों कभी अलग ना हो और हमेशा मॉन्ट क्रिस्टो के राजा के महल में एक दूसरे के साथ खुशी से रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।